तो मैं प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो ये बहुत गर्मा गर्मी वाला टॉपिक भी है। तो वो बहुत मतलब एक्साइटिंग था। रीजन ये था क्योंकि मैं ना एक कॉर्पोरेट में वर्क करके आया था, एक एम्प्लॉय था, तो वहां पे मैं स्टूडेंट वाली लाइफ तो भूल ही चुका था पूरी तरीके से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यस टीवी। आज हम करने जा रहे हैं यस टॉक्स जीएलए एपिसोड 2, एमबीए इन जीएलए यूनिवर्सिटी, फीचरिंग सानिध्य कुमार सर। तो ये आपके सामने सानिध्य सर, मैं ये चाहूंगा कि आप इस एपिसोड को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड एपिसोड था, एमबीए इन जीएलए यूनिवर्सिटी, और एमबीए जैसा कि एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहूंगा कि, और मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम, तो करेक्ट। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब स्टार्ट करो अपनी इंट्रोडक्शन, तो आप अपना प्रायर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बैचलर्स कर लिया, बैचलर्स कहाँ से की थी, और कैसा आपका बैचलर्स का एक्सपीरियंस रहा था, फिर बैचलर्स के बाद जो आपने कहीं प्लेसमेंट लेकर काम किया, तो वो वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा कुछ अपनी इंट्रोडक्शन में, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होती है उसके साथ ये सारी चीजें भी ऐड करते हुए चलें। तो ओवर टू यू ठीक सनी। है। ओके। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो बीटेक हुई थी वो राजा बलवंत सिंह कॉलेज है आगरा में। उसमें मैंने बीटेक कंप्लीट करी थी। अपनी 2020 बैच पास आउट हूँ मैं। मैकेनिकल मैंने लिया था स्ट्रीम। एंड देन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गो विद द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन फेयरलेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 year, that is 1.5 years, as a designation of scientist being fearless, that is Gurgaon. So I got the opportunity from my BTech. एंड देन आफ्टर दैट आई हैव रियलाइज कि ना मेरे को थोड़ा इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है लोगों से, और सेल्स पिच भी मेरी बहुत अच्छी हो रही थी क्योंकि वहाँ पे मल्टी टास्किंग जॉब एनवायरनमेंट था। और बीटेक में भी मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे थे। देन अलग अलग चीजें होती है हमारे कॉलेजेस में, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करा, फिर एनजीओ में वर्क किया। देन आई गॉट कि ना कि सेल्स जो थी वो भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, देन एक तरीके से मैनेजमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो स्किल्स मेरी वहां से मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ, आई कैन गो विद द मैनेजमेंट। एंड एवरीवन इज सेइंग ना सानिध्य यू शुड प्रेफर एमबीए, क्योंकि कुछ गट्स या फिर कुछ चीजें हैं जो उन लोगों को दिखती हैं। तो उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट भी दिया था, दोस्त हो गए और टीचर्स भी थे बहुत सारे। तो फिर मैंने कहा ओके सर। देन आई जैसे गुड़गांव में गया। गुड़गांव जाने का मेरा प्लान तो एमबीए का था, बट आई नीड सम ऑफ द एक्सपीरियंस। तो मैंने उसको एक्सपीरियंस को प्रमोट करा। एज वी ऑल नो कि कोविड आ गया। कोविड के टाइम में डाउनफॉल था, बट मेरी वर्किंग फिर भी चल रही थी। सो जैसे मेरा 1.5 का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, देन आई स्टार्टेड माय सर्चिंग की ना कहाँ कहाँ से जीएलए या फिर अलग अलग कॉलेजेस हैं, उन सबकी लिस्ट मैंने रोल कर ली कि किस कॉलेज से बेटर रहेगा, कहाँ से क्या रहेगा। तो फिर उसके बाद हुआ कि मैं आगरा के जोन में ही हूँ, तो आगरा के कुछ कॉलेजेस थे, उनका मैंने देखा प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। फिर उनके कॉलेज की एक्टिविटीज को मैंने रीड आउट करा, तो वहां से फिर मेरे को पता चला कि ना यहाँ पर हो नहीं पा रहा। देन आई गो टू दी ना दिल्ली, नोएडा और उधर के कॉलेज में गया, तो कुछ प्राइस हो गया। फिर आपका उनकी क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो इन सब के जो पैरामीटर्स मैंने चेकआउट करे, तो आई फील कि जीएलए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। सो आई एम हियर इन जीएलए। तो आपने इंट्रोडक्शन में, जो मैं समझ पाया, आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने बारे में बताया, देन आपने अपनी जो प्रायर एक्सपीरियंस है बैचलर्स का वो बताया, फिर उसके बाद जब आपने इंडस्ट्री पे कदम रखा वो बताया, और अपने जो एमबीए चूज करने का कारण है वो भी बता दिया। तो करेक्ट। आपने एक बार में 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए मेरे जो आने वाले थे। तो ऐसा आपने predict किया मेरे क्वेश्चंस को कि तीनों क्वेश्चंस आपने एक ही आंसर में कवर कर दिया। अब मेरे लिए चैलेंज बन गया कि अब मैं अगला क्या क्वेश्चन पूछूंगी, तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न होता है ना कि आई विल गो दिस वे, तो आप मेरे को पहले से ही इस पे ले गए। तो अब हम सीधा आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि या श्योर। एमबीए की आपने बात की कि एमबीए को चूज किया, लेकिन जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिख रखा है कि आपका एमबीए नॉर्मल एमबीए नहीं, आपका एमबीए एमबीए डुअल है। तो व्हाट इज दिस एमबीए डुअल, और ये नॉर्मल एमबीए से कैसे अलग?
अच्छा, नॉर्मल एमबीए की बात करें तो नॉर्मल एमबीए में क्या होता है कि ना आपके पास टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। पर ईयर आपको 2 सेमेस्टर्स देने होते हैं और आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होती है। आप उसी स्पेशलाइजेशन में नॉर्मल एमबीए आप करते हैं, मतलब जिसको हम एमबीए बोलते हैं। लेकिन मैंने डुअल जीएलए में जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे डुअल एमबीए होती है, तो डुअल एमबीए में क्या होता है कि आपके पास ना टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इसलिए इसका पर ईयर में ट्राइमेस्टर बोलते हैं इसमें हम। तो इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपके पास 2 स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि आप एचआर या मार्केटिंग ले सकते हैं साथ में, या फिर आपको एचआर और फाइनेंस लेनी है तो एचआर एंड फाइनेंस ले सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो ये सारी चीजें आप साथ में 2 स्पेशलाइजेशन लेके जा सकते हैं। और इससे क्या रहता है ना, थोड़ा आगे के लिए भी ब्रॉडअप रहता है कि हम किसी भी फील्ड की जॉब में आराम से अपना रिज्यूमे प्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर मेरे पास दो डिग्रीज है, सपोज मान लो कि एक है मार्केटिंग की, एक है बिजनेस एनालिटिक्स की, तो मेरी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो गई कंपेयरिंग टू दैट कैंडिडेट जिसके पास सिर्फ मार्केटिंग की या सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स की। करेक्ट, है, करेक्ट। ये कहना चाहते हैं बिल्कुल। तो यही एक फैक्टर था जिससे आप अट्रैक्ट हुए इस प्रोग्राम की तरफ, या और भी कोई फैक्टर्स थे? नहीं, एक तो ये फैक्टर था कि डुअल एमबीए यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है ना, क्योंकि नियर बाय जोन में मेरे को नहीं मिल रहा था कोई ऐसा कॉलेज इसमें डुअल एमबीए हो। और बहुत सारी चीजें थी इस वाले कोर्स में है ना, मैंने देखा है कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है आगे चलकर वर्क करने पर। तो इंडस्ट्री में हमको ये नहीं पता होता कि हमारी कब कहाँ पे जरूरत हो जाए, तो यू नीड टू बी ना मल्टी टैलेंटेड। तो एट ए टाइम यू आर हैविंग ना मल्टी डिग्री स्कोप, देन वो आपको ना अच्छी पोजीशन पर रख सकते हैं, बहुत सारे आगे आप फायदे भी मिलते हैं। तो यही मैंने सारी चीजें इसलिए जीआरए में देखी थी। ओके, तो ये आपकी चॉइस रही फॉर एमबीए डुअल जीएलए यूनिवर्सिटी, है ना? और एमबीए और एमबीए डुअल का जो डिफरेंस है वो ट्राइमेस्टर एंड सेमेस्टर का है। या एंड थोड़ा आप जब कोर्स आप अलग लेते हैं तो आपके पास वर्क भी थोड़ा ज्यादा करना होता है। तो एमबीए जो रहती है उसमें आपके पास टोटल 6 मंथ में एक सेमेस्टर हो रहा है। अब यहाँ पे आपका ट्राइमेस्टर है, आपके टोटल एमबीए डुअल के अंदर आपको 6 सेमेस्टर फेस करने हैं, तो एक साल में आपको 3 सेमेस्टर फेस करने हैं। तो इसका ये रहता है कि आपको क्वार्टरली देना पड़ता है, मतलब 4 4 मंथ में आपका ये प्रोग्राम रन होता है। तो इसमें हर 4 मंथ में आपको मिड सेम और फिर फाइनल एंड टर्म्स ये सारी चीजें देने होते हैं एग्जाम्स। तो इस तरीके से टोटल आपका 6 सेमेस्टर्स हैं और टोटल आपके हर सेमेस्टर में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मिड टर्म और एक एंड। पहले मिड टर्म होता है जब आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको मिड टर्म देना होता है। एंड फुल सिलेबस कंप्लीट जैसे होता है आपका, देन यू हैव टू गो फॉर द एंड टर्म एग्जाम्स। ओके, ठीक है। मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते थे। हम अब जीएलए की बात हो गई, जीएलए में आपके एमबीए डुअल के सिलेक्शन की भी बात हो गई। अब चलते हैं कि जीएलए में, मैं जानता हूँ कि आप डे स्कॉलर है, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है उन्हें बता दूं कि सर डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर का मतलब वो होता है जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, वो डे स्कॉलर्स होते हैं। और एक डे स्कॉलर की जिंदगी एक हॉस्टल रेजिडेंट से बहुत अलग होती है। तो आप उसमें थोड़ी सी लाइट मारे, अपने टॉर्च ही मारे लाइट। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यशवंत यार, ऐसा होता है कि डे स्कॉलर के है ना, मतलब आप कॉलेज में जो भी फैसिलिटीज होती हैं आप वो सारी चीजें आप ले सकते हो। लेकिन होता क्या है कि डे स्कॉलर में आपको कॉलेज आना है, और आपका कोई भी नियर बाय रेसिडेंस हो सकता है, जैसे पीजी कुछ लोग लेके रहते हैं, कुछ लोगों के घर भी होते हैं नियर बाय रेसिडेंस में। तो अलग अलग फैसिलिटी लोग अपने है ना प्रेफर के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो होता क्या है कि जो हॉस्टलर होते हैं, हॉस्टलरों को तो मतलब सारी फैसिलिटीज तो मिलती है, जैसे मैथ का खाना हो गया, रूम्स हो गया उनके लिए, तो वो सारी उनको कुछ नहीं करना है, उनको क्लास अटेंड करनी है। क्लास के खत्म होने के बाद दे गो टू दी हॉस्टल्स, राइट। अब जो डे स्कॉलर जो होते हैं उनको क्या होता है कि जैसे क्लासेस खत्म हुई, दे नीड टू गो टू देयर होम और एनी प्लेस वेयर दे आर रिजाइडिंग। तो उस जगह पे जाने के लिए उनको फिर ट्रेवल करना पड़ता है, तो टाइम जो होता है डे स्कॉलर के लिए थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। और बीइंग कंपेयरिंग विद दी हॉस्टलर्स, तो हॉस्टलर्स के पास क्या रहता है, वो टाइम को अपना बचा भी सकते हैं, अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेवलिंग का जो टाइम होता है वो आ जाता है। और फैसिलिटीज की बात की जाए तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती है, जीएलए में एक्टिविटीज चलती रहती है। तो जो शाम को भी होती है, गेम्स स्पोर्ट्स सारी चीजें हो गई, तो वो उसके लिए आपको डे स्कॉलर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो हॉस्टलर होते हैं वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। मीन मीन मतलब उनके टाइम होता है उनके पास सारी एक्टिविटीज के लिए। तो ये चीज रहती है।
तो सानिध्य सर, आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि जो डे स्कॉलर है उसका टाइम काफी वेस्ट हो जाता है ट्रेवल करने में, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू होम, फ्रॉम फिर वापस घर से वापस यूनिवर्सिटी, रोज का आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा जो हॉस्टलर है, हॉस्टलर रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता है अगर वो अ, एक मेल है। और अ, लड़कियों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो रात को बाहर नहीं जा सकती, उनकी सिक्योरिटी को में नजर रखते हुए। तो उसके अलावा हॉस्टलर जो है वो स्पोर्ट्स के जो हमारे फैसिलिटी है, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, और क्रिकेट ग्राउंड हो, वो एक्सेस कर सकता है। रात के 1 बजे भी बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं। करेक्ट। इस बात में एक डे स्कॉलर को ज्यादा चैलेंजेस मेरे हिसाब से फेस करने पड़ते हैं। अगर मान लो कोई पीजी में रह रहा है तो खाना भी खुद बनाएगा जाके। और बाकी एक जो नॉर्मल जिंदगी है जो एक स्टूडेंट जीता है बाहर, वो एक हॉस्टलर शायद उतनी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खाना बना बनाया मिल रहा है, उसे कपड़े धोए धोए मिल रहे हैं लॉन्ड्री सर्विस से। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस है जो आप जीएलए में, एक डे स्कॉलर में और एक पोस्टल रेजिडेंट में फेस करोगे या देखोगे। जब आप यहाँ पे हो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो आने वाले हैं वो ये जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, ये हम दोनों की गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर, जैसे जब आप आए तो जो पहला दिन था और जो फर्स्ट ईयर का जो पहला दिन था, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। और साथ ही साथ पूरे फर्स्ट ईयर को भी ब्रीफ करते हुए चले कि एक मास्टर्स प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर कैसे अलग होता है। मेरा जो फर्स्ट डे था, मतलब बोले कि जो पहला दिन था जीएलए के अंदर, तो वो बहुत मतलब एक्साइटिंग था। रीजन ये था क्योंकि मैं ना एक कॉर्पोरेट में वर्क करके आया था, एक एम्प्लॉय था, तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट वाली लाइफ तो भूल ही चुका था पूरी तरीके से। लेकिन मिस होता था कि हाँ चलो बीटेक में क्या मस्ती क्या करी है, सारी चीजें हैं। तो एक स्टूडेंट होने का ना एक बहुत बड़ा प्राउड फील होता था, तो मैं मिस करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ को। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि ना फिर से मैं स्टूडेंट बनने जा रहा हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, मेरी फिर से वो कॉलेज लाइफ जर्नी स्टार्ट होगी, मेरे पास ये है। और मेरे को ये भी पता था कि ये मास्टर कोर्स है, तो ये शायद आखिरी जर्नी भी हो सकती है इसके बाद अगर देखा जाए तो, क्योंकि बैचलर कंप्लीट हो चुकी है, देन अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहा हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको बिल्कुल खुल के जीना है। तो पहले दिन मैं बिल्कुल मस्त तरीके से गया। और जब मैं अंदर एंट्री कर रहा था तो आई जस्ट सी ना कि हर चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा, ये रोड यहाँ पर जा रहा है, ये कैंपस तो बहुत बड़ा है, अच्छा इसका यहाँ पे डायरेक्शन है, ओके डन। तो फिर उसमें वहाँ पे किस तरीके से मैनेजमेंट एक्टिविटीज लोग कर रहे थे, मैं वो देख रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या वो एसेस करता है। पहले दिन ही वो रोकते हैं, आप लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, आपके पास कार्ड का है। तो फिर उनको बताना होता है कि ठीक है भाई, हमारा भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है, तो अभी आप एसेस दे दीजिए। तो फिर वो रिक्वेस्ट कर रही है, फिर सारी चीजें पैटर्न पता चला, फिर अंदर आए, फिर क्लासेस में देखा। क्लासेस जो है मतलब अलग अलग तरीके की डिफरेंट क्लासेस है मैनेजमेंट में। तो कुछ जैसे एकदम से जो होते हैं ना स्ट्रक्चर होता है कि सीट है, सीट के ऊपर फिर सीट है, फिर सीट के ऊपर फिर सीट है, मतलब एक तरीके से इंक्लाइन फॉर्म में जो होता है। तो ये पैटर्न देख के बड़ा अच्छा लगा। देन एसी वाली क्लास, सारी चीजें। तो मतलब एक्सपीरियंस ये था कि बहुत एक्साइटेड था। और फिर नए फ्रेंड्स मिलने की जो खुशी थी ना कि अच्छा ठीक है, अब तो नए नए दोस्तों को मिलना है। तो ओरिएंटेशन के टाइम पे फिर हम लोग जब नए नए दोस्तों से मिले, फिर कॉलेज में पूरा ओरिएंटेशन होता है फर्स्ट डे। जब आप जाते हैं 1 से 2 दिन का आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है। तो उसमें उन्होंने वो सारी चीजें बताते हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटीज आप कॉलेज के अंदर देख सकते हैं, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहाँ पे अचीवमेंट करके लेके जा सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी होती है ना कि आपको को ये बताते हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, और क्या क्या एसेसिबल है आपके लिए। तो सारी चीजें वो लोग उसमें एक्सप्लेन करते हैं क्लासेस, और क्या शेड्यूल रहेगा, एकेडमिक कैसे रहेगा। तो मैं फर्स्ट डे में सारी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको कैसे चल। तो बहुत प्यारा था फर्स्ट डे मेरा। दोस्त भी बहुत सारे बने थे, और जीएलए में आते ही तो बहुत हैप्पीनेस थी। एंड व्हाट अबाउट पूरे फर्स्ट ईयर की जो ब्रीफिंग है वो कैसी रही? इसमें ना आप अच्छा। सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हो कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े। सारे नहीं, जो आप ये समझते हो कि इम्पोर्टेंट है एंड इज रेलेवेंट फॉर योर प्लेसमेंट और ऐसे नॉलेज के लिए। मैं फर्स्ट ईयर की अगर जर्नी अपनी बताऊं तो फर्स्ट ईयर की जर्नी बड़ी एक्साइटिंग थी। रीजन ये था क्योंकि मैं ना नॉन मतलब बोलते हैं ना कि मैं साइंस साइड के बैकग्राउंड से था।
और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को रीड आउट कर रहा था, तो मेरे लिए ये भी चैलेंज था कि मैं एमबीए करने तो आया हूँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना, आपके कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे फाइनेंस हो गया आपका, एचआर से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, है ना। तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे भी सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टैटिक्स जैसे हम लोगों की मैथ स्ट्रांग होती है, तो हमें ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता है। ऑपरेशनल रिसर्च हो गया। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनकी है ना थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से भी थी और थोड़ा सा हमें करना भी पड़ा था। तो ये रहता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं, टोटल आपको 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं एक ट्राइमेस्टर में। और हर एक सब्जेक्ट का एक वैल्यू एडिशन होता है कि आपके जो पॉइंट्स बनते हैं, ग्रेड पॉइंट जिसमें बोलते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब करिकुलम था, जो टीचर्स थे तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, क्योंकि मीन वाइल नए बच्चों के लिए जो इस फील्ड के भी नहीं है उनके लिए ध्यान दे पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको समझने के लिए भी टीचरों को टाइम देना होता था। तो मेरे को वहां से फिर हेल्प मिलनी स्टार्ट हो गई थी, जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी, डाउट्स होते थे, तो मैं बार बार टीचर के पास नॉक नॉक करके चला जाता था, फिर वो मेरे को समझाते थे सारी चीजें कैसे करना है। तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिला। फिर ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जो स्ट्रॉन्ग उन्होंने बताए थे कि आप लोगों को ना इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी चाहिए। जैसे फाइनेंस हो गया, फाइनेंस आपको जरूर आनी चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक टॉपिक नहीं बोलूंगा, सब्जेक्ट था जो मैं जैसे डरता भी था, लेकिन टीचर से जब समझाना स्टार्ट करा तो आई गॉट के ना इंटरेस्ट आने लग गया, ठीक है मेरे को मजा आ रहा था। तो फ्रेंड्स का बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं कि आपको फ्रेंड्स आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, तो मार्केटिंग स्टैटिक्स होती है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद ऑपरेशनल के भी रहते हैं, जो लॉजिस्टिक लोग लेते हैं उनके लिए ऑपरेशनल रिसर्च हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर की जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो ये सारे आए थे। बाकी एचआर से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होते हैं कि ह्यूमन वैल्यू जो होती है उसको समझाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट हो गया आपका, और फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो और सब्जेक्ट्स आते जाते हैं। एचआर के मामले में तो हम आपको जानते हैं। मैं ऑडियंस को एक बात बता दूं कि मैंने जीएलए में ऐसा कोई फेस्ट नहीं देखा जहाँ पे मैंने सानिध्य सर को नहीं देखा। ये किसी ना किसी रोल में आपको वहां मिल जाएंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, हाथ बटा रहे होंगे, कुछ ना कुछ ये कर रहे होंगे वहां पे। ऐसा कोई फेस्ट है ही नहीं मेरे 3 साल के तीसरा साल मेरा शुरू होने वाला है, तो मैंने 3 साल में इन्हें कहीं नहीं देखा कि ये शांति से बैठे हैं, या एक टाइम भी ऐसा जा रहा है जहाँ पे सानिध्य सर कुछ नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ सानिध्य सर करते हैं हमेशा। ये मेरे को आपकी बात बहुत बढ़िया लगती है, मैं पर्सनल लेवल से बता रहा हूँ। तो ये मैं नहीं चाहता था यार, कि पता लगे कि कितने हार्ड वर्किंग है। नहीं रीजन ये है ना कि कॉलेज में अगर आप आए हुए हो तो मस्ती ठीक है अपनी जगह है, बट आपको है ना अपने आप को ना एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। तो मैं क्या करता था कि है ना, जितने भी आपने जो सर्कल था उसको मैं बड़ा करने में बिलीव करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ह्यूमन जो होते हैं या फिर आपके जो दोस्त होते हैं वो एक तरीके से ना एसेट्स होते हैं, कि आप जितना उनको टाइम दोगे, उनकी एक्टिविटीज में टाइम दोगे, तो वो आपको है ना एक अच्छी सी है ना रिटर्न चीज देते हैं। मे बी वो केयर हो सकती है, मे बी वो आप पे ना कोई एक्सपीरियंस एड वैल्यू चीज हो सकती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज तो जेल में चलती रहती है, अब उनको ग्रैब करना एक बहुत बड़ी टास्क था। तो उसको मैंने फिर आगे करता गया कि ना मैं नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता गया वहां पर जाकर। तो ये मेरा मतलब लोगों के लिए ना एक बोलूंगा कि आप लोगों को ना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेल बेस्ट जगह है, क्योंकि इतना टैलेंट है वहाँ पे, इतने टैलेंटेड लोग हैं आपको, मतलब स्टूडेंट्स भी दिखेंगे ना तो हर एक के अंदर है ना इतनी क्रिएटिविटी है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी में देखकर है ना भूखा हो जाता था, मेरे को सीखना है सीखना है सीखना है। तो जो सीखने की लगन होती है वो आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगी। तो आपके जो नए दोस्त मिलते हैं तो उनसे आप हर एक चीज नई नई चीजें सीख सकते हो, अपने जूनियर से सीख सकते हो। मैंने अपने जूनियर से भी सीखा है, मेरे मतलब जीएलए के अंदर बीबीए में जो जूनियर्स हैं उन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो जाए, एक्टिविटी टास्क हो जाए। तो बहुत प्यारी प्यारे, मतलब ये है कि सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसलिए मैं हर एक जगह है ना अपने आप को लगा के रखता था कि ठीक है कोई इवेंट हो रहा है देन आई एम गोइंग, कि ठीक है मेरे को कोई भी कंपटीशन भी हो रहा है ना तो मैं पास, या ये नहीं सोचता था कि मैं विनर होऊंगा या लूजर होऊंगा, नहीं। मेरे लिए पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे को वहां पर पता है कि कुछ सीखूंगा, कुछ नेटवर्क क्रिएट करूंगा, देन उसको अपनी लाइफ में दोबारा से लाऊंगा, जहाँ पे मेरा वीकेस्ट पॉइंट होगा उसको मैं फिर से स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो मेरे को अपने पास लिस्ट बन जाती थी कि हाँ मेरे को इन चीजों पे वर्क करना है, और इन चीजों से मैं अपने आप को आगे मतलब आगे और मोटिवेट करते हुए ना सक्सेस की तरफ जा सकता हूँ। तो लेडर का स्टेप वही होता है कि पहले पैर रखो नीचे वाली सीढ़ी पर, उसके बाद दूसरी पर। मैंने कभी जंप नहीं मारी है, ये सीन है। ये बहुत जरूरी है, वरना मेरे जैसा बंदा जंप मारता हुआ जाता है और जब नीचे गिरता है तो फिर देखता है कि जो हमने प्रोग्रेस की थी वो भी खो डाली। खैर नहीं यशवंत,
तुम्हारा तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो तुमने अपने कोर्स का मेरे को बताया था। तो मैंने खुद देखा ना कि यार हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पर। इनफैक्ट देखिए कितनी अलग अलग एक्टिविटीज भी आप लोग करते हैं यहाँ पर, और आपका तो मतलब फ्रेंड सर्कल भी पूरा क्रिएटिव है। तो मतलब बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली बताऊंगा कि यशवंत को अगर तुम कॉलेज में देखोगे तो ये बिजी मिलेगा आपको, मेरी तरह है। बट ये है ना, ये इसके पास और भी एडिशनल चीजें हैं जो उसने ग्रैब कर रखी हैं। तो बहुत अच्छा है ये बंदा, और सीखने के लिए इससे बहुत सारी चीजें। हम रात को 12 बजे भी कॉल करते हैं ना तो ये अवेलेबल रहता 12 बजे तो सुबह होती है मेरी, आप 4 बजे का फोन करो सुबह सुबह मैं उठा लूंगा। है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा ये हेल्पिंग नेचर अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। कोई ना, ये तो मेरी बात हो गई, आपने फिर मेरे को आसमान में चढ़ा दिया, गिर ना जाऊं मैं। खैर, यू डिजर्व दिस। थैंक यू उसके लिए। सानिध्य सर, जैसे कि आपने बात की पार्टिसिपेशन की, तो पार्टिसिपेशन में मैं जो मानता हूँ, क्योंकि मैं जीएलए का खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हिसाब से जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जीएलए में, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा होता है। एंड सारे वहाँ पे इंडल्ज होते हैं कि हाँ फेस्ट हो रहा है या वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, ये सब कुछ चलता रहता है, रोज ही कुछ ना कुछ होता है। तो आप ये को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं? क्या ये इम्पोर्टेंट है? और किस माइंडसेट से एक एमबीए स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए पार्टिसिपेट, या फिर पार्टिसिपेशन से आगे का कुछ सोचना चाहिए? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कराने बिल्कुल। की। तो नहीं बिल्कुल। आपका क्या टेक है को करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में फॉर एन एमबीए स्टूडेंट? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं एमबीए वालों के लिए तो यही बोलूंगा कि आपके लिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करें, और जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। क्योंकि ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। आप किस तरीके से किसी चीज को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, फिर उसमें आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, प्लानिंग कैसी आ रही है आपकी, ये सारी चीजें आपको है ना लाइव एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाता है, जो आप एमबीए में सीख रहे होते हैं। तो हमारे कॉलेज में मतलब ऑफिस ऑफ स्टूडेंट ऑफ तीन सोसाइटी है। तो इसमें क्या होता है, ऑफिस ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स एक्टिविटीज कंडक्ट होती रहती है। तो एमबीए के अंदर भी डिफरेंट क्लब्स हैं जो कि ये सारी चीजें कराते हैं, जैसे एचआर क्लब हो गया, फाइनेंस क्लब हो गया, मार्केटिंग क्लब हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि हम कैसे स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराएं। तो इनमें आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब। तो जैसे कि मैं अभी एचआर क्लब में स्टार्टिंग में जुड़ा था फर्स्ट ईयर में, तो एज अ कोऑर्डिनेटर। बट जैसे ही मैं सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ तो हमारे यहाँ पे सारी चीजें होती हैं कि अच्छा ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी होती है तो एक हियरार्की बनी होती है क्लब्स के अंदर। तो दे हैव रिवार्ड मी एन अपॉर्चुनिटी बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द एचआर क्लब। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज यू कैन ग्रैब व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर पर्टिकुलर क्लब, है ना। तो ये सीखने को मिलता है। एंड ऑल्सो जब मैं अगर जीएलए की बात कर रहा हूँ तो इसमें एचआर क्लब और ये मार्केटिंग क्लब, तो ये सारे एमबीए के अंडर में क्लब्स हो गए। लेकिन कुछ बैचलर क्लब्स भी हैं जो अच्छे से रन हो रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा रिनाउंड नेम है। एपीसी हो गया, लिटरेरी हो गया, ये आपकी कुछ अलग अलग क्लब्स हैं जो अलग फील्ड को लेके जा रहे हैं। वो बैचलर को भी प्रमोट कर रहे हैं, एंड देन दे आर सर्विंग समथिंग टू दी यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो उसमें भी बहुत सारा अच्छा रहता है। एंड देन द गुड थिंग इज दैट कि अगर किसी के अंदर ना एंटरप्रेन्योर स्किल है, तो वी आर हैविंग एंटरप्रेन्योर सेल ऑल्सो, ई सेल। तो जीएलए के अंदर जो भी है, अपना कुछ करना चाहता है एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, कुछ भी आइडिया है, कुछ भी चीज है सपोर्ट के लिए, तो ये सेल भी है। तो क्लब्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। चाहे आप म्यूजिक क्लब के लिए जाए, निनाद क्लब्स हो गया, डांसिंग के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास अलग अलग क्लब्स हैं। तो आपकी एक्टिविटी, आप जहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं जो आपके लिए ऑर्गेनाइज भी करते हैं और आपको उसका पार्ट भी बनाने के मौका देते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आपने सारे क्लब्स के बारे में बता दिया, एंड यू हैव कवर्ड अबाउट जितने भी क्लब्स हैं किसी भी डोमेन से वो वास्ता रखते हैं, आपने सब कवर कर दिया। चाहे वो लिटरेचर क्लब हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब हो, किसी सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड क्लब हो, जैसे आपने मार्केटिंग क्लब की बात की, उसमें अपने रोल की भी बात की, और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपने ई सेल की बात की। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने मेजर क्लब्स हैं सारे कवर हो गए। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट इंटर्नशिप इन
MBA। तो अब अभी अभी सानिध्य सर अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो सानिध्य सर का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, उन्होंने ग्रैब की, वो अब हमारे ऑडियंस को आप बताएं। बिल्कुल। इंटर्नशिप की बात मैं करूँ तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको है ना इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर होना चाहिए। मैंने अभी कॉलेज का जो बताया, कॉलेज हमें प्रोवाइड भी करते हैं इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपकी जो मेल बनती है उस पर आपके मेल पास बहुत सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं कि आप कहाँ कहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि ना आपको इंटर्नशिप किस फील्ड में करनी है, कहाँ पर जाना है आपको, ये आपको खुद फोकस करके चलना है। जैसे कि मेरी मार्केटिंग फील्ड है, मार्केटिंग बिजनेस एनालिटिक्स है, तो मेरे को भी ऑफर कॉलेज से मिले थे। तो आपका इंटरव्यू सारी चीजें होती हैं जो भी आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं। तो राइट नाउ अभी जो मेरी इंटर्नशिप चल रही है वो डीकैथलॉन में चल रही है। बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इंटर्नशिप आपको करते रहना चाहिए अगर आपको अच्छे पैकेज की डिमांड है तो, क्योंकि आपके लिए एक्सपीरियंस ऐड होता है एक तरीके से कि ठीक है आप किसी के ले जा रहे हैं। और इंटर्नशिप करने का सबसे मेन मोटो जो होता है वो होता है कि है ना, आप प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए लोग इंटर्नशिप को ज्यादा प्रमोट करते हैं। क्योंकि आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको 2 मंथ आपने उसको सर्व किया, तो बेसिकली आप कुछ वहां से सीख रहे हैं, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और उनको भी आपकी जरूरत हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परफॉर्मेंस है दे कैन गिव यू ना पीपीओ। तो प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आपको मिल जाता है, तो ये आपके सेकंड ईयर के लिए बहुत अच्छा रहता है, देन आगे स्टेज में ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। और इंटर्नशिप की बात अगर शुरू हुई है तो मैं बताना चाहूंगा कि आप इंटर्नशिप कॉलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा था कि मैं स्टार्टिंग में जब मेरी एमबीए चल ही रही थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो जब मेरे को इंटर्नशिप के बारे में मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने अपने जनवरी से इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने और भी इंटर्नशिप करेंगे, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस को एड ऑन करना चाहता था कि जो भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं उसको अपना यूटिलाइज करूँ। तो मैंने जनवरी से लेके मार्च तक अपनी इंटर्नशिप करी थी स्किल वर्टेक्स के थ्रू, जो कि मैंने इसमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क किया था। देन उसके बाद अप्रैल से लेके आपका ये जून रहता है, इसमें मैंने फिर वर्क करा स्किल एरेना में एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर। और राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द टू ऑफ द इंटर्नशिप्स, दैट वन इन डीकैथलॉन एंड सेकंड इन लीड स्क्वायर। सो डीकैथलॉन के बारे में तो आपको पता है, उसमें एज अ स्पोर्ट्स एडवाइजर की डेजिग्नेशन मिली है। एंड जो आपकी लीड स्क्वायर कंपनी है उसमें जितना भी मार्केटिंग रिसर्चर्स होते हैं, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिसर्च की पोजीशन मिली है, जिसमें पूरे आगरा को तो उनको देखो। तो अभी 2 इंटर्नशिप एक साथ चल रही है। ये मेरे को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो करिकुलम में इंटर्नशिप थी उसके अलावा भी बहुत सारे इंटर्नशिप की, जस्ट टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, है ना। एंड या के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी है वो आपको करिकुलम दे सकती है, आपको ये सीपीआई वगैरह जो भी आपको अपने प्रोफाइल पे बनाने के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ दे सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू स्किल्स एंड व्हेन इट कम्स टू डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। वहां पर यू आर अ लोन वॉरियर, कि आपको खुद ही करना है, खुद ही सीखना है, खुद ही लड़ना है। और वहां पर आपका जो इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से वो बहुत एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो मेरे हिसाब से जैसे आपने इतनी इंटर्नशिप्स की जस्ट टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, तो आपने काफी इंटरव्यूज फेस किए होंगे, है ना। तो इंटरव्यू करेक्ट। से बहुत डरते हैं जो हमारे साथ के लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़े बहुत टिप्स दे दें उन्हें, जो आपकी तरफ से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है एक इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू को फेस करो, आप लोग जितना भी फेस करोगे ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू में क्या होता है कि कंपनी का कोई भी पर्सन होता है आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो इसके लिए भी ना अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि इंट्रोड्यूस लोग कैसे करते हैं। कुछ लोग अपना नाम बताने के बाद अपने कोर्स करिकुलम बताते हैं, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या करा था वो सारी चीजें बताते हैं, कुछ पेरेंट्स के नेम बताते हैं, फिर एडिशनल पॉइंट्स बोलते हैं। तो इंटरव्यू में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियंसी इंटरव्यू और एक होता है रैपिड क्वेश्चन इंटरव्यू। तो जो लीनियंसी वाला होता है उसमें आपको ना रुक रुक के आपको आंसर देने हैं, जितना वो पूछ रहे हैं उतना आपको आंसर देना है।
रैपिड क्वेश्चन फायर में ये होता है, इंटरव्यू और आपके पास है ना एक साथ 3-4 क्वेश्चन निकाल के दे देता है, आपको उस पे आंसर्स को है ना आप मतलब बताना होता है। तो रैपिड वाले में क्या होता है कि वो चेक करता है आपके अंदर है ना समझदारी कितनी है, आप कितना चीजों को ग्रैब करके ना उसका आंसर दे सकते हो। तो वो एक साथ 3-4 क्वेश्चन बोलेगा आपको कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, देन उसके बाद उसने बोला कि ओके टेल मी अबाउट द थिंग यू हैव ग्रैब व्हाइल यू आर डूइंग योर डिग्री। फिर उसके बाद फोर्थ थर्ड क्वेश्चन ये भी बोल सकता है वो आपसे कि ना कि टेल मी अबाउट द टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, टेल मी अबाउट योर वीकनेस। तो बहुत सारे पैटर्न रैपिड फायर वो एक साथ बोल देता है, तो आपको एक एक करके हर एक को ना एलोबरेट करना है और कोई स्किप पॉइंट नहीं छोड़ना। तो उसके लिए भी आप रैपिड फायर के लिए पहले ही बना के तैयार कर लो, अपना प्रैक्टिस करो उसकी कि अच्छा ठीक है अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसका ये तुरंत रिप्लाई दूंगा, इस पैटर्न में आ रहा है तो मैं इस पैटर्न में रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ ये कि ना स्टार्टिंग जो होती है कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, इंटरव्यू को ये लगे कि अच्छा यार ये तो थोड़ा अलग है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरी जो शॉर्ट ट्रिक रहती है, मैं हमेशा अपना है ना इंट्रोडक्शन जो करता हूँ उसमें अपने आगरा यहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसको मैं सबसे पहले बताता हूँ। वो बताता कैसे हूँ मैं इस तरीके से बताता हूँ कि जैसे वो मेरे को चांस देते हैं बोलने का कि सानिध्य टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सानिध्य उन्होंने बोल दिया तो मैं अपना नाम नहीं यूज करूंगा कि सर माई सेल्फ सानिध्य, नो। अगर उनको पता है उन्होंने नाम बोला है तो इट्स ओके, आई हैव टू स्किप दैट पार्ट कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में अपना नेम नहीं बोलूंगा। मैं स्टार्ट कर दूं किस तरीके से, हेलो सर, I belong to the city of love, that is Taj, and I have done my BTech. And after the BTech, I have gone through the company as a designation of the scientist B, and then but I'm pursuing my MBA from here. And while doing the MBA, I have grabbed some of the opportunities, just like these are the internships, these are the clubs, and these are the activities. ये मेरे को अचीवमेंट मिला है, तो वो सारी चीजें मैं एक साथ नहीं बताता, लेकिन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ। फिर उनके क्वेश्चन का वेट करता हूँ कि वो क्वेश्चन किस चीज में पूछते हैं। और सेकंड टिप मैं ये दूंगा कि कंपनी के बारे में, अगर जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रोफाइल जो है उसके बारे में आप रीड आउट करके जाओ, कंपनी करती क्या है, क्या आप लोग जानते हैं कंपनी के बारे में। और बहुत कामली आप कीजिए, बस आपका है ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ रहनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और स्माइल के साथ सारी चीजें फेस करो, सब कुछ अच्छा होता है। कुछ बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई इस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जो मेरे को भी नहीं पता थी। जैसे आपने दो तरह के इंटरव्यूज बताए, तो एक तरह से समझ में तो आता था कि सामने वाला एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन करे जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे रैपिड फायर इंटरव्यू कहते हैं। तो आपने मेरे को एक मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि इंटरव्यू के दो टाइप्स मेरे को पता लगे। इसके अलावा इंटरव्यूज की टिप्स जैसे सानिध्य सर ने बहुत ही अच्छी बताई, मेरे हिसाब से तो मेरे को बहुत कुछ जानने के लिए मिला इस वाले सेशन से। इंटरव्यू टिप्स का जो क्वेश्चन था दैट इज वेरी वेल आंसर्ड अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके बाद सर हम चलते हैं अपने सेकेंड ईयर के ब्रीफिंग के ऊपर कि अब आपका सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है। तो एक तो होती है ना कि मन में एक्सपेक्टेशन कि हाँ मेरा पहला साल ऐसा गया, दूसरा शायद ऐसा जा सकता है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है, आप ऐसा क्या करने वाले हैं सेकेंड ईयर में? ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। ऐसा होता है कि ना जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी होती हैं कि मेरे को कंपनी कौन सी लेनी है, मेरे को किस तरीके से अपने ग्रेड्स को अपग्रेड करके चलना है, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिन पर मेरे को वर्क करना है ना। तो सेकेंड ईयर बहुत ज्यादा मतलब लोगों के लिए ना रिमार्केबल रहती है, क्यों? क्योंकि इसमें ना उनको प्लेसमेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका ड्राइव्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपका सेमेस्टर जैसे ही खत्म होगा आपको अब इसी बीच में कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका इंटरव्यू है, आपका ये टेस्ट चल रहा है, आपको इस ड्राइव के लिए बैठना है, कोई भी कंपनी की ड्राइव आपके पास आ सकती है। फिर आप भी सर्च करते हैं अपनी तरफ से भी कि कोई मेरे को और अच्छी कंपनी में मिल सकती है, तो है ना। तो अपने रिज्यूमे के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा ठीक है मेरे को ये स्किल्स और करनी है, तो इस स्किल से मेरा जो रिज्यूमे है वो और टॉप पे चला जाएगा। तो ये होता है कि सेकंड ईयर जब आप पहुंचते हैं, सेकंड ईयर में आपको है ना सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होता है प्लेसमेंट, कि आपने जितना करना था फर्स्ट ईयर में आपने सीखा, सारी चीजें करी। सेकंड ईयर में आप पढ़ाई तो करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में आपका जो टारगेट रहता है वो रहता है हाईएस्ट प्लेसमेंट और मे बी अ गुड प्लेसमेंट इन अ रेपुटेटेड कंपनी। तो अलग अलग लोगों के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो लोग है ना अपनी अपनी स्किल्स को और एनरिच करते हैं, और उसी के साथ साथ वो लोग है ना आगे अपने जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है
उनकी तैयारी स्टार्ट कर देते, ठीक है मेरे को ये करना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ईयर से जो मैंने अपने सीनियर से सीखा था, सीनियर से मैंने यही चीजें सीखी कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जो भी स्किल्स है, रिक्वायरमेंट है मार्केट में, वो सारी चीजें। देन आई ऑल्सो से कि ना आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपको नेटवर्क की बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक करती है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रांग है। तो इस पे भी वर्क करना चाहिए। और सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा तो अच्छा ये लगता है कि ना कि अभी हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं फर्स्ट ईयर में, कि पूरा फर्स्ट ईयर हमने निकाल दिया, अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, कॉलेज के बारे में भी सारी चीजें हैं। तो सेकंड ईयर में इतना नर्वसनेस नहीं रहती है, सेकंड ईयर में बस एक जोश रहता है कि ठीक है, अपना निकालेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा सा प्लेसमेंट लेंगे और प्राउड फील कराएंगे जीएलए को भी, अपने दोस्तों को भी, फैमिली को भी। तो ये टारगेट बेस्ड रहता है सेकंड ईयर का। और सेकंड ईयर में आपको बहुत सारी चीजें ये भी है कि जूनियर्स आते हैं आपके पास फर्स्ट ईयर के, तो एक अलग ही माहौल रहता है कि आप उनको गाइड करते हैं। फिर एक नेटवर्क आपका बहुत एलोबरेट होता है, आप एक एक्सपीरियंस बंदे कहलाते हैं। तो एक्सपीरियंस की तो हर जगह रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं आपकी बात समझ पाया अबाउट योर सेकेंड ईयर। वो आप ये कहना चाहते थे कि आपको जो एडिशनल स्किल्स जो आप लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से जो उनके दिमाग में होती है, लोग उस पर काम करते हैं। एंड उसके अलावा अपने नेटवर्किंग पे काम करते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग पे काम करते हैं, एंड एनीथिंग, वो सारी चीजें जो कि उन्हें एक अच्छी प्लेसमेंट दिलवा सके, उस वो सारी चीजें वो स्ट्रॉन्ग करने पर अपना सेकेंड ईयर लगाते हैं। एंड अब करेक्ट। जब की बात चली है तो प्लेसमेंट, जो क्वेश्चन है ना कि प्लेसमेंट एमबीए का कैसा है, ये इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है, इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में कि मैं बता नहीं सकता। हर हफ्ते में ऐसे 3 या 4 लोग जरूर होते हैं जो डीएम करते हैं कि भैया ये बता दो प्लेसमेंट कैसा है एमबीए का, एमबीए के ऊपर कोई वीडियो बना दो, तुमने अपना चैनल खोला, एमबीए की कोई वीडियो नहीं। एंड वही एक रीजन रहा कि मैंने आपको रीच आउट किया। एंड मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये आप बड़े डिटेल में बहुत ही विस्तार से कवर करें, ताकि एक बार जो ये वीडियो देख ले उसके प्लेसमेंट से रिलेटेड एमबीए के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मैं प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो ये बहुत गर्मा गर्मी वाला टॉपिक भी है। रीजन ये होता है कि ना स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, लेकिन आपकी जो प्लेसमेंट ड्राइव आती है, कंपनीज आती है, उनका जो रिकॉर्ड रहता है, आपको 3 लाख से लेकर आपको 7 लाख तक भी इजिली वहाँ पे कंपनी अप्रोच करती है आपको, मतलब प्लेसमेंट में इतना सीटीसी आपको प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज आती है। है ना? और भी मोर देन 7 से भी ऊपर आई है कंपनी, 10 लाख का भी सीटीसी लिया है। तो बेस्ड ये रहता है कि अगर आप देखेंगे जीएलए का प्लेसमेंट, तो कंपनीज यहाँ पर आती हैं, आपको कंपनीज का मतलब बैठने का भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और मैं ट्रूली बताऊं तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग की कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं। एंड देन उसके बाद फाइनेंस की भी थोड़ी सी आती है, मतलब फाइनेंस की थोड़ी तो नहीं बोलूंगा, ये कि फाइनेंस की आती है बट लिमिटेड आती है। एंड फिर उसके बाद एचआर की कंपनीज भी आती है यहाँ पर। लेकिन मार्केटिंग हमेशा टॉप पे रहता है, जो कि हाईएस्ट मतलब जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केटिंग की कंपनीज बहुत ही ज्यादा आती है। और लॉजिस्टिक का भी है, यहाँ पर लॉजिस्टिक का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। तो सीटीसी की अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में किस पोजीशन पर जा रहे हैं। तो ये चीज रहती है। और प्लेसमेंट की बात रही तो प्लेसमेंट के लिए देखो यहाँ पर है ना ड्राइव रहती है। तो ड्राइव आने से पहले आपकी ना बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। आपको कॉलेज वाले वेबिनार और ये सारी चीजें प्रिपेयर कराते हैं। तो उसके थ्रू भी बच्चे को स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि वो कम्युनिकेट कर सके अपनी, है ना, अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ वो फेस कर सकता है, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है। तो वो पूरी स्किल्स के लिए भी सारी चीजें सिखाई जाती है। और प्लेसमेंट में आपको सबसे पहले तो लोग अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 लाख से लेकर 7 लाख की एक मिनिमम है, मतलब एवरेज अमाउंट है जो लोगों को आराम से इजीली ग्रैब हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हो और आप लीनियंट स्टूडेंट हैं और आपके अंदर वो एक ईगरनेस है कि हाँ कि आप सीखना चाहते हैं, तो ये आपको आराम से मिल जाता है। और कुछ कंपनीज अच्छी भी आती हैं जो कि मोर देन 10 और 10 के सीटीसी को प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्रैब कर रहे हैं। और रही बात सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, ये भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या जीएलए में सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है और कुछ बच्चों को मतलब उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहता है। कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी प्रमोट होते हैं, तो वो लोग कुछ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं।
और अब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने आप को एवरेज भी लेकर चल रहे हैं तब भी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब कॉलेज प्रोवाइड करता है कंपनीज को, लेकिन क्रैक ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपके अंदर कितना मतलब लेनियंसी है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बट दे आर प्रोवाइडिंग दी फैसिलिटी की ठीक है आपके पास कंपनीज आ रही हैं, ड्राइव्स आ रही हैं, आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनमें बैठ भी सकते हैं, बट यू हैव टू क्रैक दैट। जीएलए आपको डायरेक्ट आके प्लेसमेंट देगा कि ठीक है बेटा तुम्हारी एमबीए हो गई, ये लो आपका प्लेसमेंट, ये इतना पैसे हैं, आप जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू क्रैक एंड यू हैव टू बिल्ड योर दैट काइंड ऑफ दी skills and that kind of the resume and that kind of the ability to crack the good interviews and a good company। तो इन अच्छी चीजों को आप आगे लेकर जाएंगे तो आपको भी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर होता है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो कुछ बच्चे ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई करते हैं, जो ड्राइव्स यहाँ पर आई नहीं है या फिर आ नहीं पा रही है, और जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है उसके द्वारा वो लोग ऑफ कैंपस के लिए भी अलग अलग मीडियम या फिर जो उनके पास बेस होते हैं वो वहाँ पे अपना रिज्यूमे सेंड करके अपने लिंक्स के थ्रू वहाँ पे भी अपना प्लेसमेंट लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन में काफी डिटेल से प्लेसमेंट के बारे में बताया, जिसमें आपने कवर किया प्लेसमेंट का एवरेज अमाउंट, और आपने लोगों के पर्सपेक्टिव की भी बात की कि कई लोग इसके बाद हायर स्टडीज और हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के बाद भी पीएचडी जैसे लेवल के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में हाईएस्ट पैकेज जो है, एवरेज पैकेज इज अबाउट मैक्सिमम 7 to 10 लाख, 5 to 7, 5 to 7 आपने या बताया। तो हाईएस्ट का क्या हिसाब, मतलब अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, अपने दिमाग में उसने ये ठान रखा है कि आई विल गो फॉर द हाईएस्ट वन, तो उसे क्या टारगेट करना चाहिए? हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए है मेहनत। सबसे पहली चीज तो ये है हार्ड वर्क। मतलब आप हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास स्किल्स इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफिल कर सकते हैं और आप उनके लिए ना वैल्यू बनकर जा सकते हैं, एडिशनल वैल्यू। मतलब कंपनी को आपकी जरूरत होनी चाहिए, ना कि आपको कंपनी की जरूरत होनी चाहिए। तो ये स्किल्स अगर आपके अंदर वो इनबिल्ट हो जाती हैं तो आपको हाई प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुद की स्ट्रेंथ आपको डिपेंड करवाएगी कि आप कितना प्लेसमेंट लेके जाएंगे। तो आप कंपनीज में बैठेंगे तो आप उनको जब अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे तो वो आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे ना मतलब अपना अमाउंट भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर आई हैव डन दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव केम फ्रॉम डिफरेंट ऑफ दिस स्किल्स, सो मेरे पास ये चीजें हैं। तो आई विश कि मैंने इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद तो मेरी जो एक अमाउंट है मैं इतना अपने आप को रिजर्व समझता हूँ। तो यू कैन जस्ट है ना अपना अप्रोच भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट में आप कितना वैल्यूएबल अपने आप को बना रहे हैं। तो यू नीड टू ऐड वैल्यू इन योर सेल्फ सो दैट द वैल्यू यू विल गेट इन फ्यूचर it will be multiple of different of the times. It may be a 5 times multiple than the normal salary. So it's all depend on you कि आप कितना अपने वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन रहा है और आप एक स्ट्रॉन्ग एक एमबीए के स्टूडेंट बन रहे हैं। सर, जैसे कि आपने प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, तो जब प्लेसमेंट की बात चल ही रही है तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, विच इज आरओआई, कि आपने कितना लगाया और बाद में आपको कितना मिला एज रिटर्न। तो मैं ये या मानता हूँ कि एजुकेशन पे पैसा लगाना इज समथिंग यू शुड एक्सपेक्ट आरओआई इसका कुछ अलग लेवल्स पे आता है, कि आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया। उन फैक्टर्स को हटाकर भी जो एक टिपिकली आरओआई माना जाता है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी आपने कितना लगाया और आपको कितना मिला, उसके टर्म्स में एमबीए कैसा है? आरओआई देखो, ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन में तो यू शुड नो अबाउट कि ना आगे चलकर मेरा जो ये पैसा जो लगा है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो कितनी जल्दी रिटर्न हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक साल के अंदर भी रिटर्न हो सकती है जैसे आप प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और या फिर आपके कुछ विद इन द 6 मंथ के अंदर भी आपका रिटर्न हो सकता है। ये आपका सीटीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 4 लाख अमाउंट समथिंग आप लगा रहे हैं जीएलए के अंदर अपनी एजुकेशन के ऊपर, तो आप आपका अगर सीटीसी 5 लाख है तो आप विद इन द ईयर आप उसको अपना है ना रिटर्न लेकर आ सकते हैं।
और सबसे बड़ी चीज है इसमें है ना, फैक्टर क्या रहता है कि आपकी ग्रोथ फैक्टर आपका जो होता है वो बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है। एमबीए करने के बाद आपको ना अलग अलग कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट गुड पोजीशंस जो होती हैं उनको लीड करने का मौका मिलता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा देन द अमाउंट इज गोइंग टू बी मल्टीपल टाइम, है ना। तो वो मल्टीपल होता जाएगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एंड यू विल बी गिविंग हैविंग सम हायर अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि आपको ना एडिशनल चीजें, आपको और चीजें ग्रोथ मिलने लग जाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं। तो एमबीए का जो आरओआई है, मैं ये बोलूंगा कि विद इन द नेक्स्ट ईयर यू विल मतलब एक्सीड दी आरओआई लिमिट। सो सब कुछ आपके ऊपर है, और जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपका रहता है उसके थ्रू आप पे ना एक साल के अंदर भी, 6 महीने के अंदर भी ये जो अमाउंट आपका लगा हुआ होता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। और ये आप बात कर रहे हो जॉब्स की, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, जॉब। मैंने जॉब की बात करी थी। प्लेसमेंट लगता है तो उसके थ्रू, अब बिजनेस के थ्रू ये डिपेंड करता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कहीं पर भी, अपना आपने सेल्फ मेड बिजनेस करा है, तो बिजनेस के अंदर है ना आपको टाइम देना होता है थोड़ा सा। वो आपका पूरा का पूरा, आप फिर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितने भी प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें ना हमेशा मतलब एक्सिक्यूट करके चलते हैं कि ठीक है, हम उनको कभी एड ऑन नहीं करेंगे। तो वो खर्चे को अगर मैं निकाल दूं, तो अगर आपका बिजनेस चालू होता है और आप अच्छा सा बिजनेस सेटअप करते हैं अपने आइडिया के थ्रू, देन योर आरओआई में compete in within the next 2 years or 3 years। अगर आप बिजनेस कोई सा भी खोलते हैं अपने, कुछ भी प्रोडक्ट के थ्रू या फिर कुछ भी सर्विसेज के थ्रू, तो आपका आरओआई 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है। बट मैं इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके बिजनेस में जो आप डाल रहे हैं उसको मैं हटा के बताऊंगा। अगर आप उसको भी एड ऑन कर देंगे तो शायद उसमें आपको टाइम लग जाएगा। कि तो फिर वो 3 से 5 साल तक बात जा सकती है, जो मेरी वो डिपेंड कैलकुलेशन। करता है बिजनेस किस लेवल का है, आपने कितना लोन ले रखा है या फिर कितना आपने उसमें आप देख रहे हैं ग्रोथ कितनी है। तो वो बिजनेस के मैटर में जो आरओआई होता है वो डिफर होता है हर एक अलग अलग स्टेज, मतलब स्टेज के लिए, कि आपका बिजनेस किस स्टेज का है, कि कैसा है। तो वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस कहाँ पर किस लेवल का लेके जा रहे हैं। फिर आरओआई जो होता है उसी फैक्टर के साथ आपको है ना डिफर होने लग जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजनेस कोई भी ओपन करते हैं, so within 2 years, you will grab the opportunity to compete with the ROI, and you will be having some interest on your मतलब product or maybe your business। तो आपको वो और भी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके। आरओआई आपके हिसाब से कैसा है? जब व्हेन इट कम्स टू रेटिंग द आरओआई ऑफ एमबीए इन जीएलए यूनिवर्सिटी, क्या रेट करना चाहोगे? आप, मैं तो ये बोलूंगा कि आरओआई अगर आप देखें ना तो लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। रीजन ये है कि इतने अफोर्डेबल अमाउंट में अगर आपके पास एमबीए डिग्री आ रही है, वो भी डुअल डिग्री आ रही है, एमबीए डुअल, तो मेरे लिए तो ये मेरा आरओआई बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है, मेरा आरओआई जो है वो विद इन 1 ईयर जो मैं मान के चल रहा हूँ अभी, वो कंप्लीट मैं कर सकता हूँ 1 ईयर के अंदर। तो इजी टू टेक है कि आरओआई आप आराम से निकाल लेंगे, कोई ज्यादा अमाउंट आपने यहाँ पे फेस नहीं कर रहे हैं। तो सीखने का मौका मिल रहा है, एक्सपोजर आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको है ना और इंटरेस्टिंग बनाएंगी यहाँ पर जीएलए के अंदर। और आरओआई की चिंता तो आप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी चीज फैक्टर है। लेकिन हाँ, जो मेरे को अभी लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस मेरी चल रही है, तो मैं उसको विद इन 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर सकता दैट इज वेरी नाइस सर, एंड हम भी ये चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपना आरओआई पूरा करें, एंड उसके बाद नोट ही नोट हो आपके पास। बैंक हूँ। अकाउंट हमेशा आसमान छूता रहे। एंड हम यही चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल रहे अपने हर एक वेंचर में, जो भी आप जिंदगी में करें। एंड सर, इसी के साथ जो मेरा क्वेश्चनों का काफिला था वो खत्म होता है। एंड आप एंड में अपने, हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ अगर कोई ऐसी बात है जो आप करना चाहेंगे, तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं जाते जाते बस एक चीज बोल के जाऊंगा कि कहीं पर भी हो, कहीं किसी भी कॉलेज में जाएं, डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को कितना वैल्यूबल बना रहे हैं। आप अपने आप में कितने इतना एडिशनल चीजें सीख सकते हैं, कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका नेटवर्क कैसा है। तो वो डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है। तो प्लीज आप कहीं पर भी जाएं, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें, नई नई चीजों को सीखें, नए नए दोस्तों से मिलें, और अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके चलें। तो एमबीए के अंदर आपका नेटवर्क जो होता है वो बहुत प्यारा होता है, और एसेट जो होता है नेटवर्किंग के थ्रू, आप बहुत से लोगों से है ना बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल भी रहता है। तो इन चीजों पे वर्क करें, और सबसे पहली चीज आप खुद पर विश्वास रखें।
और आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। आरओआई की हम लोगों ने बात करी थी, लेकिन आप अपने खुद के टाइम पीरियड में 24 आवर्स में कितना टाइम पीरियड को आप टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके का लेके चल रहे हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ और फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एबिलिटीज, जस्ट ट्राई टू लर्न लर्न एंड लर्न एंड लर्न एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आप करिए, आपका हर एक चीज बढ़िया होगा। डेली रूटीन भी, लाइफ मैनेजमेंट भी, इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ यू आर जस्ट मैनेजिंग ऑल these kind of the activities. So best of luck to all audience, and best of luck to Yashwant also. So it's Thank you. really a nice to talk with you, Yashwant. थैंक यू। एंड सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पर अपने मेरे सेकंड एपिसोड पे हैं, विच इज MBA इन GLA यूनिवर्सिटी फीचरिंग सानिध्य सर अगेन। एंड आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, इंटर्नशिप का आप दो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने ये कहा कि जल्दी से इसे करते हैं। मतलब हालांकि हमारा टाइम ऑडियंस को बता दूं कि इसे किसी और टाइम पे शूट करने का था, बट सर को इतनी एक्साइटमेंट थी कि सर कहते हैं आ जाओ जल्दी करते हैं, एंड इट्स लाइक हमने इसे जल्दी किया। एंड बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा मेरे हिसाब से। जो भी इस सेशन को देखेगा वो आपकी बात से पूरी तरह एग्री करेगा, चाहे वो GLA का हो या GLA में आने वाला हो, या फिर GLA से इवन पास आउट हो या कोई फैकल्टी भी हो। इन बातों से पूरी तरह एग्री करेगा, क्योंकि जहां तक मैंने आपके साथ इस सेशन को अटेंड किया, मैं आपकी पूरी बातों से एग्री करता हूँ। इट्स 100% करेक्ट अबाउट आवर यूनिवर्सिटी, एंड I wish you best of luck, sir, for your future endeavors. Thank you. Thank you. Thank you.